हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के संदर्भ में एक एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चला रहे हैं। तो आप देखेंगे ये श्रृंखला प्री कम मेंस के हिसाब से है। पॉलिटी सेक्शन हम लोग पहले यूनिट में पॉलिटी सेक्शन को देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोग क्लास 10th की जो है पाठ्य पुस्तक शुरू किए हैं। इसके हम लोग पहले यूनिट दूसरे चैप्टर में है संघवाद के संदर्भ में। साथ ही आप देखेंगे वीडियो आपको वनडे एग्जाम का मतलब है आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एससी, साथ ही एग्जाम यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस अन्य स्टेट के जो प्रीलिम्स एग्जाम की श्रृंखलाएं होती हैं, मतलब प्री, जिसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं फिर आप मेंस के लिए जाते हैं। तो उन श्रृंखलाओं में आप देखेंगे उन एग्जामों के लिए ये श्रृंखला आपको और हेल्पफुल रहेगी या आपको ज़्यादा समझ देगी। सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हैं संदर्भ में। तो हम लोग देख रहे थे इस क्रम में, तो आप देखेंगे इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जरा देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे थे, तो हम इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हम लोग इस श्रृंखला में यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के मेंस के पेपर 2 के हिसाब से सिलेबस आपको एनसीईआरटी को जो श्रृंखला है, जो यूपीएससी का सिलेबस है मेंस का, जीएस के चारों पेपरों का, खासकर आपको जीएस के चौथे पेपर में आपको थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, थर्ड पेपर फर्स्ट पेपर से भी आपको एप्लीकेशन मिलेगा और सेकेंड पेपर से आपको ज़्यादा एप्लीकेशन मिलेगा, क्योंकि पवैट का एरिया है, पॉलिटी का एरिया है और आपको कुछ अधिनियम, कुछ विनियम, कुछ संविधान की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप देखेंगे कि हम लोग इस संदर्भ में देख सकते हैं जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास नजर आएगा। तो आप देखेंगे लोकतंत्र, राजनीति 2 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक है। और इस संदर्भ में देखेंगे कि हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर पीसीएस स्टेट जो एग्ज़ाम है प्री कम मेंस के हिसाब से, और साथ ही ये वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं हम आपको बता चुके हैं, उनमें काम आएगी। साथ ही आप यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस के जीएस के पेपर, जो मेंस का जीएस का पेपर 2 है, उसको आपको क्या है काफ़ी हद तक ये सिलेबस कवर करेगी एनसीईआरटी की श्रृंखलाएं। खासकर आपको 9th, 10th और 11th, 12th की जो एनसीईआरटी है। तो हम लोग बात कर रहे थे इस संदर्भ में चैप्टर 2 पे, तो देखेंगे संघवाद। तो संघवाद के संदर्भ में हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम बात करें आपसे कि भाग आज 3 या पार्ट 3 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं वो हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आप अपने कमेंट दें, अपने व्यूज़ दें, और कुछ ऐसे कमेंट, कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं हमें आप हम आपके सजेशंस को अगले वीडियो में फॉलो करेंगे। तो देख सकते हैं इस संदर्भ में हम लोग पहली यूनिट के चैप्टर 2 पे संघवाद पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी आप इंडेक्स देख सकते हैं क्रमबद्ध के रूप में। ये भारत के संविधान के उद्देश्य का है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर संघवाद पढ़ रहे हैं तो संघवाद के लक्षण क्या भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिखाई पड़ते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि संघवाद के लक्षण हैं या नहीं हैं। आप देखेंगे कि आपको क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात है, लोकतांत्रिक जहां पंथ निरपेक्ष है तो पंथ निरपेक्ष की बात है, सभी धर्मों की बात है, सभी लोगों की भागीदारी है। तो आपको कहाँ ले जाएगा, संघवाद की तरफ ले जा रहा है। हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब हर व्यक्ति की भागीदारी, हर व्यक्ति को न्याय क्या है, हर स्तर पर न्याय, तो क्या है संघवाद की ओर ले जाएगा। हम बात करेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आपको क्या है
हर चीज़ की अधिकार लोकतंत्रात्मक में देता है, संघवाद भी आपको देता है। आप देखेंगे संघवाद की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो आप देखेंगे क्या है, आपको प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, तो संघवाद में भी आपको चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे अन्य स्तर हो, जैसे भारत में कहते हैं पंचायती राज, तो आप इनके स्तर पे देखेंगे तीनों स्तर पर लोगों क्या है, समानता है। बस कुछ कानूनी है, कुछ प्रावधान है, आपकी एक उम्र होनी चाहिए। अगर कोई आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ पद प्राप्त करना चाहते हैं या कहीं आपको न्याय घटता है तो आप देख सकते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात होगी। तो संघवाद में क्या है, आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता के संदर्भ में देखेंगे जितने भी संघवाद हैं तो राष्ट्र की एकता के लिए केंद्रीय विषय के रूप में क्या है, आप देखेंगे संघ सूची का विषय होता है। और अखंडता के संदर्भ में तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात होती है। आप देखेंगे ये सभी चीज़ें अगर आप संघवाद के नज़रिए से देखेंगे तो आपको संघवाद दिखाई पड़ेगा इनमें। अभी हम इसमें सिर्फ संघवाद के लक्षण दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें संघवाद ही है, सभी वाद हैं इसमें, ठीक है। जितने वाद हैं आपको दिखाई पड़ेंगे कि भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों का एक निचोड़ कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के लिखित संविधान या उस समय के जो संविधान थे लिखित अलिखित संविधानों का एक निचोड़ है, आप देखेंगे या कॉपी है। आप इसमें अपना उत्तर समीक्षात्मक लिख सकते हैं। और क्या भारत के संविधान की उद्देश्य का इस संदर्भ में अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान का क्रक्स या भारतीय संविधान की सभी विशेषताओं, संसदीय, संघात्मक और अन्य विशेषताओं का क्या है, एक निचोड़ है भारतीय संविधान का। आप अपनी उत्तर समीक्षात्मक शब्दों में लिखें या इसकी व्याख्या करें। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में दो क्वेश्चन। हम आगे अगर बात करें तो यही चैप्टर 2 है। देख सकते हैं कि संघवाद, हम आपसे पूछें कि संघ क्या होता है तो आपसे एक शब्द वो है कि संघ और परिसंघ। तो परिसंघ भी एक है, याद रखिएगा। तो संघ और परिसंघ की बात हम कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में क्या अंतर होता है, हम बात करें अगर संघ में इकाइयों का क्या है, अगर संघ की बात करेंगे तो संघ अगर बना होगा, संघ में क्या है, इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, जैसे भारत, ठीक। और परिसंघ की बात कर सकते हैं, परिसंघ में इकाइयों को क्या है, अलग होने का अधिकार है, इकाई अलग होने का अधिकार, ठीक। इसे देख सकते हैं आप इस संदर्भ में कि अलग होने का अधिकार है। हम आगे बात कर सकते हैं कि संघ और परिसंघ में तो आप देखेंगे कि संघ परिसंघ की बात कहाँ आती है, संघ सुना है तो परिसंघ सब आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान में आपको दिखाई पड़ेगा या शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां आपको दुनिया में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लक्षण या डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको दिखाई पड़ेगा दुनिया का। अगर आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जाए कि दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आपको स्विट्जरलैंड के संविधान या सरकारों में दिखाई पड़ता है या वहाँ की शासन व्यवस्था में दिखाई पड़ता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं या देखेंगे। और आज दुनिया की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि अधिकतर राष्ट्र क्या है, संघीय व्यवस्था वाले हैं। आपको हमने एक चित्र मैप दिखाया था, आप देख सकते थे उसमें कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्र क्या है, संघवाद को अपना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। आप देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। तो आप संघीय व्यवस्था चलने से पहले अगर हम बात करें उससे आपसे कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप देखेंगे कि जैसे हमने संघ और परिसंघ की बात की थी, इन दोनों में किसी एक दूसरे को क्या है, अधिकार और शक्ति का आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आपसे हमने कहा था क्या है, जैसे ये दो की बात हो रही है, मतलब एक नेशनल और स्टेट, इन दोनों को क्या है, संविधान के तहत एक दूसरे के क्या है, अधिकार को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं इसे
इसे, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। उसी तरीके से जैसे भारतीय संविधान में आप देखेंगे, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने अपने कार्य क्षेत्र में, ये भी संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर क्या करते हैं, अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं। इस संदर्भ में संघ अपनी संरचना के आधार पर अगर हम बात करें कि संघ होता क्या है, तो इसी तरह हम देखते हैं संघ की अगर बात करें, संघ की संरचना जो होती है, इस संरचना के आधार पर क्या होगा, ये दो प्रकार के संघ कह सकते हैं, दो प्रकार कह सकते हैं इनके। पहली बात कर सकते हैं इस संदर्भ में कि देख सकते हैं कि एक होता है, अगर इनकी बात करें केंद्र, आपको दो शब्द आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात है तो आप देखेंगे केंद्राभिसारी, मतलब केंद्राभिसारी की बात हो रही है और केंद्राप्रसारी की बात हो रही है। ठीक, इसे याद रखें। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के संदर्भ में, तो इकाइयाँ अगर पहली की बात करें तो देख सकते हैं जब इकाइयों से मिलकर क्या होगा, जब इकाइयों से मिलकर संघ की रचना होती हो। अगर हम बात करें जब इकाइयों से मिलकर क्या होगी, केंद्र की रचना या संघ की रचना कह सकते हैं, संघ की रचना या निर्माण होता हो, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, संघ या केंद्र की रचना का निर्माण होता हो, तो इस संदर्भ में आप इसे कहेंगे केंद्राभिसारी, क्योंकि क्या है, बाहर से अंदर की ओर, मतलब ये आपका है तो इधर से क्या है, एक ये केंद्र है आपका, ठीक, और इधर से क्या है, एक फोर्स काम करेगा कि इसका निर्माण, इधर क्या एक बल, मतलब ये सारी इकाइयाँ आ रही हैं, तो आप देखेंगे ये सभी इकाइयाँ क्या है, एक केंद्र का निर्माण कर रही हैं। देख सकते हैं, इसी को कहेंगे हम केंद्राभिसारी। आप इसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये उदाहरण है आपका अमेरिका का, याद रखिएगा इसे, जिसे अमेरिका का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम कि जब किसी राष्ट्र को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया जाए। अगर हम दूसरी बात करें तो आप देखेंगे किसकी, केंद्राप्रसारी की, तो जब किसी राष्ट्र को क्या किया जाए, अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया जाए, तो क्या होगा, अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया जाएगा, तो इसके साथ ही आप देखेंगे उसे हम केंद्राप्रसारी कहेंगे। तो इसे हम केंद्राप्रसारी कहेंगे इस संदर्भ में, याद रखिएगा इस संदर्भ में कि केंद्राप्रसारी मतलब भारत का, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत का निर्माण किससे हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे कभी पीटी में पूछा जा सकते हैं कि भारत का निर्माण किस आधार पर हुआ, केंद्राप्रसारी या केंद्राप्रसारी या केंद्राभिसारी या सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल। तो आप देख सकते हैं भारत का निर्माण इसी आधार पे होता है, क्या कि क्या होगा, यह एक केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र से क्या होगा, अनेक स्टेट का क्या होगा, आप देख सकते हैं अनेक प्रांतों का निर्माण हो रहा, और ये आपका क्या है, संघ है। आप देख सकते हैं संदर्भ में, ठीक है, संघ पूरा ही है। आप इसको देखेंगे, इससे अन्य या इसको और एग्जाम्पल बनाए, ये संघ है, इसमें क्या है, अगर हम इसका बड़ा एक छोटा संपर्क गोला बना दें तो आप देखेंगे कि इससे अलग अलग राज्यों का क्या है, निर्माण हो रहा है। इसे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस संदर्भ में और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। अभी हमने बताया कि संघ क्या होता है, एक संघ के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था चलती कैसे। तो आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के, नेशनल मतलब ये संघ है एक, और ये स्टेट है, तो संघ की एक यूनिट है, मतलब केंद्र की एक यूनिट है, एक राज्य है। तो आप देखेंगे दोनों की शक्तियाँ क्या हैं,
संविधान के तहत अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब कार्य करने की शक्तियाँ, कार्य करने की, लेकिन जनता एक ही है, एक ही समूह है। तो देखेंगे स्टेट है तो एक छोटे से एरिया में काम कर रही होगी, उसके छोटे छोटे पार्ट होंगे, प्रतिनिधि होंगे। संघ है तो बड़ा एक एरिया है पूरे देश का, उसमें क्या है, इसके जो प्रतिनिधि हैं एक बड़े एरिया के प्रतिनिधि होंगे, वो भी उन्हीं से मिलते जुलते लोगों से क्या है, उन्हीं लोगों से शासित होंगे, उन्हीं लोगों पर शासन करेंगे। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि किस हिसाब से काम चल रहा है। तो संघीय व्यवस्था को कारगर क्या करेंगे, कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं। तो आप देखेंगे जिन देशों में संघीय व्यवस्था है वहाँ क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। इतना पर्याप्त नहीं है संविधान के प्रावधान है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण बताया गया है, सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था का सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होता है। आपसे पूछा जाए कि जिन देशों में संघीय व्यवस्था है क्या वहाँ प्रॉपर रूप से क्या है, वहाँ की संघात्मक व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका एग्जाम्पल आप पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान की जो संरचना है वो भी संघीय व्यवस्था के तहत है, याद रखिएगा इसे। तो एग्जाम्पल आप मैप इसी NCERT के देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो आप देखेंगे कि वहाँ संघीय व्यवस्था उतनी कारगर नहीं है। अगर वहाँ की संघीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र, मतलब लोकतांत्रिक राजनीति में क्या है, लोगों की भागीदारी समान ना हो, अगर वो लोगों की भागीदारी समान नहीं होगी तो वहाँ की संघात्मक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। वहाँ जनता को क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय नहीं मिलेगा, बोलने की अधिकार नहीं मिलेगा, या क्या होगा, आपको आलोचना नहीं करने का अधिकार मिलेगा, या लोकतंत्र की आलोचना करने का या सरकार की आलोचना करने का अधिकार अगर उनके पास नहीं है तो हम संघीय व्यवस्था को कारगर नहीं बना सकते। इसके बाद देखेंगे कि इसी संदर्भ में देख सकते हैं फेडरलिज्म, तो चैप्टर 2। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसी होती है, ये है यूनिटरी, ये फेडरल। आप देखेंगे गवर्नमेंट आप 2 लेवल होते हैं। भारत में ये व्यवस्था 3 लेवल पे दिखाई पड़ेगी। आपको सेंटर की बात दिखाई पड़ेगी, सेंटर के बाद स्टेट दिखाई पड़ेगा, स्टेट के बाद आपको एक और दिखाई पड़ेगा क्या, पंचायत। तो आप देखेंगे ठीक पंचायत के संदर्भ में देख सकते हैं। तो लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट को मोटे तौर पे 2 तौर पे बांटा गया है, बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से। तो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक इंटायर मतलब एक कंट्री के रूप में, एक एकता के रूप में, इंटायर कंट्री के रूप में बात की गई है। वर्क ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, एक कॉमन इंटरेस्ट के मतलब जो क्या है, देश हित के विषय होंगे तो वर्क उन पे करेगी, तो संघ सूची के विषय पर काम करेगी। ठीक है आप देखेंगे तो पावर हैं आंसरेबल पावर, जो उनके पास आंसरेबल पावर हैं वो सेंटर के पास हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप स्टेट गवर्नमेंट की और एक चीज़ है, जिन विषयों पर केंद्र और समवर्ती सूची, राज्य सूची में काम करने की कोई शक्ति तीनों में लिखी हुई है। इसके अलावा अगर कोई काम, कोई अधिनियम, कोई वर्ड ऐसा आता है तो इंटायर देखेंगे आंसरेबल जो पावर है उनके पास एकाधिकार है उन शक्तियों पर जो तीनों सूचियों में लिखे हुए विषय हैं। इसके अलावा अगर कोई विषय बचता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल के पास है, एकाधिकार है। इस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं कि वर्क स्टेट लेवल पे काम करती हैं, एक यूनिट है संघ की, एक यूनिट की होने की वजह से एक यूनिट को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो एक सेंट्रल लेवल को एक इंटायर कंट्री के रूप में प्राप्त हैं। बस इनका एरिया अगर हम बात करें इनके क्षेत्रफल के हिसाब से इनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, लेकिन वर्ग क्षेत्र एक राज्य के जो वर्ग हैं, कार्य हैं, वही अलग राज्यों के। लेकिन कुछ राज्यों को आप देखेंगे विशेष राज्य का दर्जा भी देते हैं, केंद्र सरकार दे सकती है। तो आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो इनके लुक्स इनकी ओर होते हैं। तो आप देखेंगे प्रशासनिक जो लोकल एरिया के काम होते हैं, आप 1919 के अधिनियम में बात करेंगे तो देखेंगे जो क्षेत्रीय हित के मुद्दे थे वहाँ भी आप देखेंगे जो संघ राज्य सूची में डाल राज्य की सरकारों को काम दिया था। तो इसी तरीके से आप इन्हें देखेंगे। तो और इसके साथ ही आप यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में भी देख सकते हैं, इसमें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे पावर, सभी पावर उनके पास ही हैं, कैन पास ऑर्डर ऑफ स्टेट और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। आप देखेंगे उनको पावर इशू हो सकता है। आप यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित जो प्रदेश हैं तो इसका भी डिवीजन है, एक स्टेट हो गया, एक संघ शासित। तो इसके बाद आप देखेंगे
ऑफ ऑर्डर टू द स्टेट ऑफ सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं इन्हें कैन पास कर सकती है, वो भी उनके भी राइट्स हैं जहां अगर कुछ लोकल गवर्नमेंट्स बनी हो जैसे विधानसभाएं हैं, और कैन नॉट गिव ऑर्डर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ये कोई ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती हैं, इसे याद रखिएगा। बोथ दीज गवर्नमेंट जो है सेपरेटली अगर बात करें किससे हैं, जो है जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, याद रखिएगा, आंसरेबल टू द पीपल। तो आप देखेंगे चाहे यूके हो, चाहे इटली हो, चाहे पुर्तगाल हो, इन देशों में आपको यह दिखेगा। और एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी हम इसकी इंडिया में भी बात कर चुके हैं, बेल्जियम की बात कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात, आप इन चीज़ों को मैप में देख सकते हैं कि बोथ गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। इसके बाद जब भारत के संविधान का निर्माण हो चुका था 1900, भारत के संविधान के संघ की रचना इन आधारों पर हुई थी। आप देख सकते हैं इस पाकिस्तान के निर्माण के साथ एक पूर्वी पाकिस्तान भी बना हुआ था उस समय, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप, ठीक है, इसके बाद ये आप देखेंगे बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे जूनागढ़, हैदराबाद, आपको बहुत कुछ दिखेगा एरियाज। बाद में क्या हुआ था, भारत एक क्या है, एक प्रांत राष्ट्र के रूप में था, ये सारा राष्ट्र था। इसके बाद इनको क्या हुआ, बात आते हैं 1953 की, इसके बाद भाषाई आधार पर अलग अलग प्रांतों में डिवीजन कर दिया गया। अन्य आधारों पर भी, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अन्य आधारों पर क्या है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर देखेंगे आप क्या हुआ, प्रांतों को अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित राज्यों में कन्वर्ट कर दिए गए। तो ये भी क्या हुआ, भारत एक सेंटर, आपसे बात कहा था हमने, क्या था कि हाँ, तो आप देखेंगे कि एक सेंटर था, मतलब एक सेंटर, इसे अनेक छोटे छोटे प्रांतों में बदल दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। अगर हम बात करें, ये फुटबॉल की तरह है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा संघ है, और ये पूरी एक संघ क्या है, पूरा एक संघ है, इसको छोटे छोटे इंडो में बदल दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्या था, हमने आपको यहाँ बताया था केंद्र प्रसारी, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, इस संदर्भ में केंद्र से इनके प्रसार, मतलब आप केंद्र से बाहर की ओर, मतलब इनका निर्माण हुआ, केंद्र के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, ना कि केंद्र, इन्होंने मिलकर केंद्र का निर्माण किया। अगर हम बात कर सकते हैं तो इस चीज़ को इसमें देख सकते हैं। संघवाद की अगर बात करें, भावना, तो आप देखेंगे इसमें भी इमोशंस जोड़ दिए, भावना नहीं है, तो भावना विविधता का आदर, संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित करने को सुनिश्चित हुआ। आप देख सकते हैं जैसे एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति का परिवार, एक व्यक्ति का समाज जिसमें वो रहते हैं, हर समाज का मतलब है हर धर्म, जाति, संस्कृति के लोग। तो आप देखेंगे संघवाद इसी को बढ़ावा देता है, क्योंकि संघवाद में क्या है, पंथ निरपेक्षता जुड़ी हुई है, सभी की संस्कृति को भावना है, सभी धर्म का भावना है। तो संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श। आप देखेंगे साझा आदर्श मतलब आपकी साझा संस्कृति है, भारत की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को कहा जाता है विविधता में एकता। तो आप देखेंगे भारत की एक संस्कृति, जिसे कहा जाता है क्या, भारत में भारत की एक संस्कृति है। इसी संस्कृति के आधार पर हम बात करें तो क्या है, ये संस्कृति अनेक विविधता में एकता कहा जाता है। एक संस्कृति को कि अनेक संस्कृतियों को एक माना जाता है। अगर बात करें अनेक संस्कृति को एक माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं विविधता में एकता। कभी आपको एक्सप्लेनेशन करने का है तो आप इसे कर सकते हैं इस आधार पर। हम आगे बात करेंगे यूनियन लिस्ट, तो आप देखेंगे संघीय व्यवस्था के लक्षण होते हैं। स्टेट लिस्ट एक और है, कॉन्करन लिस्ट इसमें नहीं दी है, याद रखिएगा, जो समवर्ती सूची भी हिस्सा है। तो आप देखेंगे जो सब्जेक्ट होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंट, मतलब जो राष्ट्रीय हित के विषय हैं, जैसे क्या है, रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा एक साथ है, तो आप कहेंगे क्या है, विदेश, और इन संदर्भ में संधियों के, तो ये पावर आपको देखेंगे दिखाई पड़ेंगे कहाँ, आपको सेंट्रल के पास। फिर आप कहेंगे, ठीक है, यूनियन एलोन कैन मेक लॉ, मतलब अकेले लॉ बना सकती है। इन पे हम बात करेंगे इसी संदर्भ में, किसी की ज़रूरत नहीं। आप दे भी देखेंगे डिफेंस, बैंकिंग, जैसे हम बात करें
ठीक है, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय हित के विषय हैं। आप देखेंगे इन विषयों को लेकर औपनिवेशिक शासनकाल में भी यह जो है अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे। स्टेट को क्षेत्रीय हित के मुद्दों कि आप सिंचाई पे काम कीजिए, नहरों पे काम कीजिए, जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा उनके पास देते नहीं थे वो। तो आप देखेंगे स्टेट लिस्ट, तो अभी भी कुछ ऐसी बातें आपको स्टेट लिस्ट में भी दिखाई पड़ेंगी। तो है सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, तो आप देखेंगे लोकल की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो लोकल क्षेत्रीय हित के मुद्दे हैं उनको रखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, तो जो क्या है राज्य सूची में विषय हैं, उस राज्य सूची के विषय पर अकेले एक राज्य विषय बना सकती है। एक राज्य का मतलब है भारत के राज्य, सभी राज्य या एक एक राज्य अलग अलग संविधान बना सकते, अलग अलग कानून बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपने देश के हितों के। लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, लोकल या एरियाज के जो क्या हैं कुछ मुद्दे हैं ऐसे, तो इसमें देख सकते हैं कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और देखेंगे क्या है इरिगेशन। तो यही सब मुद्दे क्या थे, पहले भी थे सर, पुलिस व्यवस्था नहीं थी राज्यों के पास, तो ट्रेड आप देखेंगे, कॉमर्स थी तो ये भी नहीं था, साथ खासकर ये व्यवस्था एग्रीकल्चर और इरिगेशन इस जैसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं फेडरलिज्म के संदर्भ में इंडियन जो फेडरलिज्म के फीचर हैं ये साइलेंट फीचर हैं। तो आप देखेंगे कि क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट है, आप देख सकते हैं लिस्ट सिस्टम है, भारत में भी है, साफ साफ लिखा हुआ है, और सेंटर स्टेट रिलेशन की भी बात है, आप देख सकते हैं, और लैंग्वेज पॉलिसी है जो अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये इंडियन फेडरल, आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय व्यवस्था के साथ आप इंडियन संघात्मक की जो विशेषताएं या फीचर्स हैं उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पीपीएससी भी पूछ सकती है, यूपीपीसीएस भी पूछ सकती है। तो आप इन्हीं फीचर्स के आधार पर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन द क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। 3 टायर सिस्टम है, मतलब 3 स्तर पर है, आपसे बताया है क्या, सेंट्रल केंद्र मतलब संघात्मक, केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार है, और कौन सी लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत है। तो इसे देख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे क्या होगा, साइलेंट फीचर भी जुड़े हुए हैं फेडरलिज्म के, तो देख सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, फेडरलिज्म के संदर्भ में कहा जाता है, इसे देख सकते हैं। सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट विद द पावर ऑफ डिवीजन, मतलब पावर का डिवीजन होता है, सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री। यूनिटी, एक यूनिट के रूप में एक कंट्री होती, तो यूनिटी की बात है। भारतीय संविधान की क्या है उद्देशिका में आपको यूनिटी की दिखाई पड़ेगी, अखंडता दिखाई पड़ेगी, सॉवरेनिटी दिखाई पड़ेगी, और यूनिट्स भी दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसे। तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूंस यूनिट्स ऑफ कंट्री, तो आप बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो इसी बात है कि एक संघ है, इसमें बहुत सारी यूनिट होंगी। एक फुटबॉल देख सकते हैं आप, फुटबॉल वॉलीबॉल का आकार देखेंगे तो एक पूरा फुटबॉल संघ है, उसके छोटे छोटे जो पार्ट सिले हुए होते हैं उन्हें आप यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे साइलेंट फीचर के रूप में, तो प्रमोट किसको करते हैं, तो प्रमोट यूनिटी को होता है, यूनिटी को प्रमोट करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, और मल्टी गवर्नमेंट लेवल, मल्टी मतलब भारत में त्रिस्तरीय, मतलब जितनी विकेंद्रीकरण होगा उतना संघात्मक व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। तो आप देखेंगे क्या होगा, मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरे स्तर की बात की गई है चौथे, ईच लेवल हैज इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन। तो आप देखेंगे आप हर लेवल पर का है एक ज्यूरिडिक्शन है, तो इसे भी देख सकते हैं लगा हुआ है। इस को आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आप इसी एक मैप से पूरा फेडरलिज्म लिख सकते हैं, पूरी फीचर्स लिख सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी समझ लीजिए, एनसीईआरटी का एक क्रक्स है पूरे चैप्टर का, देख सकते हैं। संदर्भ में हम बात करेंगे भाषाई राज्यों को, तो हमने आपको बताया था भारत के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक, आपसे देख सकते हैं इंडियन फीचर्स के रूप में। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। 1953 में क्या होता है, एक राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ खड़ी हुई, एक आंदोलन शुरू हो गया। आप देखेंगे इसके बाद इस चीज़ को लेकर कई समितियां हुई, कई लोगों ने धरना प्रदर्शन, और क्या हुआ, अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे, और एक साहब चल बसे इस चक्कर में, नाम अभी कन्फ्यूजन में याद नहीं आ रहा। तो उनके बाद राज्य क्या हुआ, डर पैदा हो गया सरकार में। उन्होंने फिर फटाफट उसी आधारों पर बहुत सारे
पार्ट कर दिए, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ भाषा के आधार पर भारत में क्या है, राज्यों का गठन नहीं होता। याद रखिएगा, आप देखेंगे प्रशासनिक सुविधा, वहाँ की सांस्कृतिक एकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को क्या है, एक भाषाई के आधार पर कि एक भाषा के लोग एक जगह रहेंगे तो उन्हें साझा जो है प्रशासनिक सुविधाएं रहेंगी, सरकारी कामकाज अच्छे से हो सकेगा, गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम कर सकेगी, लोग अपने काम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इन आधारों पर आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा एक शुरू की है। तो आप देखेंगे 1947 का दौर आता है, लोकतंत्र की राह शुरू हुई है। मतलब 1947 का देश जब स्वतंत्र होता है तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में क्या कहा था, हम एक भारत को एक नई वधू के रूप में स्वागत करते हैं। जैसे आपके घर में आपकी क्या है, आप शादी करके आए तो आपके साथ एक वधू लाए, उसी तरीके से क्या था, एक नया जीवन शुरू करते हैं। तो उस वक्त से लेकर सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें कि 1947 और कहाँ 2006 तक का, तो आप देख सकते हैं अब तो भारत में क्या 2006 के बाद भी आप देखेंगे आप 14 में तेलंगाना बनता है, 13 के अधिनियम, और इसके बाद देखेंगे अभी अभी क्या है, पिछले साल का मतलब आप देखेंगे पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर क्या था, आपको नए प्रांतों का और गठन होता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर के प्रांतों को देख सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए गए हैं। तो अनेक पुराने प्रांत अब गायब हो चुके हैं, नए प्रांत बना दिए गए हैं। तो आप देखेंगे प्रांतों के अंदर से प्रांत बनने का अधिकार है। आप देखेंगे यह आर्टिकल 1 भारत के संविधान के अगर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 की बात करें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि नए प्रांत बनाए गए हैं, नए प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। और नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत की कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। तो आप देखेंगे कि भारत सरकार को या भारत के राज्य जो है संघ या संसद को यह राइट है कि पुराने राज्यों के सीमाएं बदलने, उनका नाम बदलने, आप देखेंगे, लेकिन नाम बदलने के लिए राज्य की सहमति और सीमाएं बदलने के लिए राज्यों की सहमति थोड़ी ज़रूरती होती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। राष्ट्रपति को अगर लगे कि तो भेज सकता है, भेजेगा तो अगर वो कोई जवाब नहीं देते फिर भी राष्ट्रपति आगे इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति का मतलब कार्यपालिका और कार्यकाल का मतलब भारत की मंत्रिपरिषद। तो इसके साथ ही हम कहेंगे कि सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक भाषा बोलने वाले लोगों की राज्य में आ जाए, एक राज्य आ जाए। तो देखेंगे एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए, तो ऐसी बातों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अन्य राज्यों का गठन क्या हुआ, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि कैसे कैसे हुआ, संस्कृति के आधार पर हुआ, भूगोल अथवा जाति विविधताओं। तो आप देखेंगे एथनिसिटी मतलब जाति, एथनिसिटी है, एथनिसिटी मतलब है एक वर्ग, मतलब उसके वर्ग का मतलब है फिर उसमें बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं। तो एथनिसिटी है कि विभिन्नता रेखांकित करने के लिए उन्हें क्या करेंगे, उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। इसमें आप देखेंगे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। तो आप इसके आधार पर भी है। भाषा के साथ साथ आप देखेंगे संस्कृति, भौगोलिक जाति विविधताओं की बात होगी, विभिन्नताओं की बात होगी, जिन्हें हम एथनिसिटी के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद इसके साथ देखेंगे कि एक एथनिसिटी मतलब एक संस्कृति, एक भाषा, जैसे हमने क्या है एथनिक मतलब एक जाति, मतलब एक जाति संरचना, मतलब उसमें सब पार्ट नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है कि हम इस जाति के हैं। तो एथनिसिटी मतलब पूरा एक वर्ग की बात होगी। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि जब एक भाषा के आधार पर आप देखेंगे राज्यों के गठन की बात उठी, ठीक है, तो राष्ट्रीय नेताओं का डर था इससे देश टूट जाएगा। तो आप देखेंगे सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। ठीक, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों को अनुभव होता गया कि यह ऐसा रोकना शायद कठिन है। तो भाषावार राज्य बनने से देश ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऐसा अनुभव सामने आए हैं कि जो भाषा के आधार पर राज्य बने थे वो एकीकृत और मजबूत हुए हैं। आप इसे क्या है, इसे संघात्मक व्यवस्था के जो है किसमें जो आलोचना में भी लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं कि क्या भाषा के आधार पर जो बने राज्य हैं वो सामाजिक व्यवस्था या देश की एकता को कमज़ोर करते हैं।
तो आप लिखेंगे सैद्धांतिक रूप से, तो अवश्य आप लिखेंगे संविधान के नियमों का उल्लेख करेंगे। लेकिन जब हम अपने अनुभव और व्यवहार और सरकारों के कामकाज के लिए ठीक और सरकारी कामकाज करने के लिए ठीक ठाक काम करने के लिए, ये अनुभव हमारा बताता है कि देश ज़्यादा एकीकृत हुआ है, इससे मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन की बात होगी, इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक होता चला जाएगा। तो इसे भी देख सकते हैं, आप देखेंगे यह भारत का एक नया नक्शा है। आप इसे देख सकते हैं कि क्या है ये। अब क्या था पहले, ये कौन सा था, ये आपको दिख रहा है जो ये अभी अभी आपको नया कन्वर्ट हुआ है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक, और ये लद्दाख है। तो आप देख सकते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसे बदल दिया गया है, याद रखिएगा। तो अब भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या जितनी थी उसमें 2 और आप जोड़ लीजिएगा। हम बात करेंगे कि आपका गांव शहर आज़ादी के बाद एक प्रांत में अंतर्गत रहा है। आप जिस प्रांत के भी हों आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी आवाज़ को पढ़ सकते हैं हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या आप उसी प्रांत में हैं जहां पहले रहा करते थे। अगर आप उसी प्रांत में हैं तो आपके प्रांत से कोई नया प्रांत तो नहीं निकला, कोई नया प्रांत बना है। आप उस पर समझ सकते हैं किस आधार पे बना है, इसे भी समझ सकते हैं। 1947 में 3 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं आज जो बदल गए हैं। तो आप देख सकते हैं किधर जाएंगे, आपको चलते हैं, ले चलेंगे कौन सा, मद्रास रीजन, आपको ले चलेंगे मुंबई रीजन जो पूरा मुंबई था, और 1-2 रीजन लिख सकते हैं किधर, राजपूताना रीजन एक चलता था जहां आप क्या है राजस्थान मध्य प्रदेश की कुछ डिवीजन के आधार पर बांटा गया है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तीनों ऐसे राज्यों की पहचान करें जो बड़े राज्यों को काटकर छोटे कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, आप देख सकते हैं छोटा हो गया पहले से। आप पटना को देख सकते हैं, बिहार को देख सकते हैं, इसके साथ आप मध्य प्रदेश को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश को काट कर करा कर दिया, आंध्र प्रदेश को काट कर तेलंगाना कर दिया गया है। आप इन्हें देख सकते हैं। जो आप अगर ऐसी बात करेंगे जैसे हम बात कर सकते हैं कि मुंबई, तो मुंबई में पहले गुजरात महाराष्ट्र सभी आते थे। आप देखेंगे मद्रास में पहले क्या था, मद्रास में पहले इधर अन्य हिस्से भी आते थे, उनको भी देख सकते हैं धीरे धीरे। तो इनको देख सकते हैं। हम इसके साथ ये देखेंगे कि हम इस वीडियो के यहीं इसको रोकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।